लेकिन ये भी देखिए लोगों को, सुनने वालों को, जो आपको सुन रहे हैं, बताना बहुत ज़रूरी है कि आप उम्मीद मुझसे क्यों कर रहे हैं। जिस इंडस्ट्री को जर्नलिज्म करने के लिए लाखों करोड़ रुपए के एडवर्टीजमेंट मिलते हैं, उस इंडस्ट्री से क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आप एक अच्छे हॉस्पिटल से इलाज की उम्मीद नहीं करते हैं? फिर वो चाहते हैं कि जो सड़क पे बैठा हुआ है सूटकेस खोल के, वो आपका किडनी ट्रांसप्लांट से लेके लीवर ट्रांसप्लांट कर दे खुले में। वो तो नहीं हो सकता ना। तो जहाँ जर्नलिज्म करने के लिए लोग रिक्रूट किए जा रहे हैं, जहाँ स्टूडियो बन रहा है, जिनके नाम पे लाइसेंस मिल रहा है, वो किस टाइप के जर्नलिज्म कर रहे हैं? सुपर ह्यूमन या पॉपुलर पॉलिटिशियन, विजनरी या रेवोल्यूशनरी, क्या है नरेंद्र मोदी? पीएम मोदी ही हिंदू हृदय सम्राट हैं, सबसे बड़े हिंदू हृदय सम्राट। क्या मोदी बेस्ट क्राइसिस मैनेजर हैं? हाँ, मोदी करेक्ट थे, मोदी करेक्ट हैं। 2024 में नरेंद्र मोदी दुनिया के प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? शट अप या कुणाल? शट अप या कुणाल? शट अप या कुणाल? शट अप या कुणाल? या कुणाल? नमस्ते सर, मेरे फेवरेट गेस्ट पॉडकास्ट के मेरे साथ फिर से। मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप आए वापस पॉडकास्ट पे। और जब लास्ट टाइम हमने पॉडकास्ट किया था तब शट अप यार कुणाल, है ना? और मैं ही शटअप हो गया, अदानी ने मुझे सेटअप कर दिया। तो जो हमारे उद्योगपति हैं, इनको टाइकून कहते हैं, बड़ा शेर बन के फोटो खिंचाते हैं सब। इनकी स्थिति कारकुन जैसी है। कारकुन मतलब प्यादा। हाँ, वो फोटो $1 बिलियन के हैं, फोर्ब्स में आ गए हैं, लेकिन हुजूर के सामने बोलने की हिम्मत नहीं है। एक पत्रकार बोल रहा है तो चलो भाई इसको हटा दो। मैं कह रहा हूँ कि बोलने वाले या सवाल करने वाले पत्रकार क्यों हटाए जाते हैं? क्या हमारे प्रधानमंत्री इसलिए वहां शपथ लेके गए कि मेरी नौकरी चली जाए? जिस दिन चली जाएगी पता मैं क्या करूंगा? टी शर्ट पहनूंगा, लिखूंगा प्रधानमंत्री के द्वारा हटाया गया भारत का पहला पत्रकार। वही पहनूंगा जिंदगी भर। उल्टा मैं आपको बताता हूँ, वो पॉडकास्ट हमने शूट किया था, उसके बाद हम चले बाहर मॉल ऑफ इंडिया तक, गाड़ी में जा रहे थे, तो आपने बोला था अगली बार तब बात करूंगा जब छोड़ दूंगा नौकरी या निकाल दिया जाऊंगा। मैंने बोला ओके। ये तो होना ही है। हाँ। फिर काफी वक्त तक हुआ नहीं। हाँ। फिर मैंने बोला शायद नहीं होना है, फिर हो गया। हाँ, मुझे पता था कि ये होना ही है। ये कई स्टेजेस में हो रहा था, तो लेकिन फाइनली हुआ भी, और लोगों को पता भी था कि ये आज न कल तो होना ही है, इसलिए तो कोई बात नहीं। वो जो चश्मा आपका ऐसे उलटते उलटते आता था ना, वो बड़ा अच्छा लगता था। मेरा तो कोई दिन और कोई घंटा ऐसे नहीं गुजरता जिसमें मेरे दोस्त ये ना कहते हैं तुम्हारी तो नौकरी चली जाएगी। हाँ, तुमको तो मोदी जी नहीं छोड़ेंगे, भले मोदी जी हमको जानते ना हो। जानते तो हैं वैसे। हमको नहीं जाने तो किसको जानेंगे? मतलब वही है, फ्री थॉट को खत्म, पर आपको खत्म करने में बहुत टाइम लगा उनको। आपसे पहले तो पूरा बॉलीवुड निपट लिया उन्होंने। इसके बच्चे को यहाँ भेज दिया। टाइम काफी लग गया। टाइम उनको काफी लग गया। आपने बहुत तंग किया उनको। असल में एक टाइम में लगता है कि उन्हीं का टाइम है और सारा टाइम उनका टाइम है, पर ऐसा नहीं होता है। एक टाइम में कुछ और लोगों के भी टाइम होते हैं जो उस स्केल पे नहीं चल रहे होते हैं, लेकिन छोटे से ही स्केल पे इसी एक दौर में कई तरह का समय चल रहा होता है। तो इसी एक दौर में आप भी हैं। आपका पेशा तो नहीं है कि आप सरकार को क्रिटिक करें, और लेकिन आप सबसे पहले आ गए सामने में जब सब कोई चुप हो जा रहा था और वो तराजू लेके सब घूम रहे थे कि बैलेंस लेके करेंगे, कि अच्छा बुरा बैलेंस करेंगे, क्योंकि वो बुरा को बुरा नहीं कह सकते थे सीधे सीधे। तो बुरा को बुरा कहने के लिए वो तराजू में इधर भी कुछ रखते थे, इधर भी कुछ रखते थे। तो ऐसे इसी समय में बहुत सारे लोग भी आए, और वो ये टेस्टिंग टाइम था जिसमें बहुत सारे यूट्यूबर आ गए, बहुत सारे फिल्मों की दुनिया के कलाकार भी आ गए, और जो लोग अपने प्रोफेशन, अपनी कमाई को जोखिम में डालकर बोलने लगे। तो ये जो मुकाबला 1-0 का जा रहा था, उन लोगों ने कम से कम 1-0 का तो नहीं हुआ, भले वो टाई नहीं कर पाए, लेकिन एक आध गोल तो उन्होंने भी किया ही है। तो ऐसी बात नहीं है। ये है कि कभी भी भारत माता को शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा कि उसके लालों में इतना दम नहीं था, उसकी बेटियों में इतना दम नहीं था, कि जब सब कोई गर्दन मरोड़ रहा था और डर के मारे
गर्दन झुका रहे थे, तो कोई था नहीं जो सर उठाकर बोल सके। तो कम से कम भारत माता को इतना आराम मिलेगा, उन्हें गर्व करने का मौका मिलेगा कि नहीं, ये सब खत्म नहीं हुआ, कुछ लोग थे जो बोल रहे थे। It is possible that they may lose the battle, but sometime resistance is not a matter of choice. Not all battles are fought for victory. Some are fought simply to tell the world that someone was there on the battlefield. डेमोक्रेसी में क्वेश्चन करना कुणाल बहुत ही सीरियस काम है। और बहुत ज़्यादा सीरियस काम है, और इसमें ज़रूर हंसते खेलते रहना चाहिए, लेकिन तब भी आप हताश ना हो, आप निराश ना हो। अगर इसके बगैर आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, इसका मतलब आप फ्रॉड हैं। आप फ्रॉड हैं, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं कि आदर्श तरीके से हों, वो सारी चीज़ें कभी भी नहीं होती हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो हो, एक ज़िद हो जाती है आपके भीतर, तो आप हताश होंगे। आप काम कर रहे हैं तो आप हताश होंगे ना कि इस इमारत को ऐसे बनाना चाहते हैं, वो बन नहीं रही है। तो अब जैसे एक इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि आप बहुत उदास लग रहे थे, टूटे बिखरे लग रहे थे। फिर एक इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा अरे आप बहुत गुस्से में बोल रहे थे। फिर अब कुणाल कामरा साहब बड़े रिलैक्स लग रहे थे। ऐसे भी नहीं लगो यार, कि लगे कुछ इस तरह से बोलो, लगे कि नौकरी गई है, और तो इस तरह से तो मुझे मालूम नहीं कि कैसा करना चाहिए। तो अभी कुछ महीनों तक खुद की तलाश जारी रहेगी, फिर धीरे धीरे तस्वीरें साफ होती जाएंगी कि हम क्या हैं, क्या होना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। जैसे बेसिकली अब जो भी हमारे पत्रकार है, एक उनका एक संगठन हमें बनाना चाहिए, जो सरकार पीड़ित पत्रकार, तो वो सब अगर एक प्लेटफॉर्म के अंदर आ जाए और सीधा अपनी बात रखे। काफी लोग हैं जिनकी नौकरियां गई सरकार के लिए, और वो एक प्लेटफॉर्म रहे जो मतलब फ्री ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ ओनरशिप एंड सेंसरशिप, बिकॉज ओनरशिप के बाद तो सेंसरशिप आनी है, वो आनी है। और एक दूसरे तरह की सेंसरशिप है कि खोज कर लाई गई रिपोर्ट या न्यूज़, कुणाल आप देखेंगे कि वो गायब है, हर जगह से गायब है। जो मिनिस्ट्रीज़ के भीतर में इस तरह के डील में करप्शन की जो खबरें होती थीं, वैसी वाली पत्रकारिता तो लगभग बंद है। और अगर कोई कर भी दे रहा है तो अच्छे अच्छे पत्रकार उसको ट्वीट तक नहीं करते हैं, वो हंसी मजाक वाले वीडियो ट्वीट कर देते हैं, है ना, उन सब चीज़ों पे बोल देते हैं। जैसे अभी गाना का डिबेट चल रहा है, उस पर ज़रूर बोल देंगे, लेकिन आर्टिकल 14 ने या कैरवन ने या वायर ने या स्क्रोल ने किसी तरह की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की है, कोई रिपोर्ट की है, उसको हाथ नहीं लगाते हैं। तो ये जो हाथ नहीं लगाने का जो सिलसिला है, जो ट्रेंड है, इस पर भी गौर करना चाहिए कि किन खबरों पर हमारा बोलने वाला समाज चुप रह गया है। जो आपको कहा जाता था कि सरकार के खिलाफ कम खबरें करो, विपक्ष के खिलाफ खबरें करो, कम नहीं करो ही मत। चैनल तो बिल्कुल सरेंडर कर गया था, सरकार उसको चला रही थी, सरकार के सलाहकार जो है, मीडिया सलाहकार, वो चला रहे थे। सुबह कॉन्कॉल होती है, कॉन्कॉल आप जानते होंगे, मीडिया के व्यक्ति हैं कि दिन भर का एजेंडा कॉन्कॉल में सेट होता है कि आज क्या स्टोरी हम चलाने वाले हैं। सिर्फ मुसलमान, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा सरकार को सूट करता है। सरकार कहती है चैनलों से उस पर चलाओ, और सरकार अगर कहती है 50% चलाओ चैनल, अपने आप को और ज्यादा लायबल सरकार का दिखाने के लिए उसको 100% चलाते हैं। जब तक मुसलमानों से रिलेटेड ना बताओ तब तक और कुछ बताओ। जब मुसलमान बोल दो वाह वाह, तब कॉन्कॉल में जो सीनियर रहता है वो रिपोर्टर का मुंह चूम लेता है। अभी तो धर्म का नशा है, लेकिन धर्म भी क्या किस लिए है? धर्म तो इसीलिए है ना कि आपके भीतर एक तरह की नैतिकता आए, सच बोलने का साहस आए, तभी तो सारी कहानियों में हमारे देवी देवता किस बात के हीरो हैं? इसी बात के तो नायक हैं ना हमारे, और आदर्श हैं कि उन्होंने झूठ को पराजित किया है, उन्होंने दमन को, उन्होंने अत्याचार को पराजित किया है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप धर्म का नाम लेके अत्याचार को विजयी बना दें, झूठ को विजयी बना दें। ये कुछ समय तक चल सकता है, ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता है। मतलब धर्म वही जो शांति दे, ऑफ कोर्स। तो इसीलिए धर्म ने हजारों साल यात्राएं की हैं। हाँ। कि वो तरह तरह के दुनिया में विचार आने के बाद भी जो धार्मिक मान्यताओं ने इतनी यात्राएं, उनमें बहुत सारी कमियां हैं, हर धर्म में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने समाज को थोड़ा नैतिक संबल तो दिया ही है, थोड़ा आध्यात्मिक संबल तो दिया ही है। लेकिन वो इसलिए नहीं दिया कि दमन को तुम बर्दाश्त कर लो, अत्याचार को बर्दाश्त कर लो, अत्याचारी को बर्दाश्त कर लो। तो जो लोग भी अत्याचारी के साथ खड़े हैं वो तो धर्म के खिलाफ खड़े हैं, भले झंडा उनके हाथ में धर्म का है। 80% हमारी आबादी हिंदू है, 80% आबादी सनातन धर्म को मानती है। लेकिन मानो सियासत ने हिंदुओं को
सॉफ्ट टारगेट मान लिया है। क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड का इजी टारगेट है सनातन धर्म? हम लोग इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं में क्या हिंदू विरोधी बातों की कोई प्रतियोगिता चल रही है, कि कंपटीशन चल रहा है? हिंदू आस्था को रौंदने की निरंतर कोशिश हो रही है। क्या हिंदू चुप रहेंगे? किसी और धर्म के बारे में ऐसा करते हैं तो सर तन से जुदा होने के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आप कहते हैं कि हिंदू कट्टर हो रहा है, हिंदू बड़ा गुस्से में आ गया है, हिंदू जो है त्रिशूल लेकर, तलवार लेकर अब जो है नारेबाजी पर उतर आया है और डराने धमकाने पर उतर आया है। जैसा बाकी धर्मों का डर होता है वैसे हिंदुओं का भी डर होना चाहिए। अरे आप बार बार किसी की सब्र का बांध तोड़ने की भरसक कोशिश करेंगे तो फिर और क्या होता हुआ नजर आएगा? ना कोई धर्म इतना कमज़ोर है कि उसकी आलोचना से उसकी बुनियाद हिल सकती है। और ये जो आहत होने वाले का जो समाज है, दरअसल वो पॉलिटिकल हुलीगन्स का समाज है जो तरह तरह के बहाने ढूंढ के वो आहत होता रहता है। अगर विवाद और फसाद के मुद्दे नहीं ढूंढेंगे तो ना चाहते हुए भी आपको महंगाई पर डिबेट करना पड़ेगा, बेरोजगारी पर सवाल पूछना पड़ेगा, पेट्रोल डीजल के दाम पर सवाल पूछना पड़ेगा, 97% लोगों की आय देश में कैसे कम हो गई ये पूछना पड़ेगा। जब हिंदुओं की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं आज हम महंगाई पर बात करिए। रागिनी जी, आज आप कह रही हैं महंगाई पर, अब आपको सारी चीजें पता है। आज क्योंकि बेचारा हिंदू पिट रहा है और वो त्योहार बनाने लायक नहीं, आज आप मुझ पर आरोप लगा रही है कि आज मैं हिंदू मुसलमान और हम ये डिबेट कर रहे हैं महंगाई के नाम पर। महंगाई के नाम पर ये सब कुछ नहीं हो सकता। अभी आपने बताया आप भी हिंदू मैं भी हिंदू, और यह महंगाई की चिंता हो रही है। कमाल की बात है। काफ़ी पैसा मिल रहा है उन्हें और बिना पत्रकारिता किए पत्रकारिता का लाभ उठा रहे हो। बिल्कुल। तो एक सवाल सरकार से नहीं कर रहे हैं। हाँ। मतलब अगर आप सर्जन हैं और सर्जरी ना करें तो आपको कोई डॉक्टर नहीं कहेगा, कोई सर्जन नहीं कहेगा। तो सर्जन कहलाने के लिए आपको बहुत सारी सर्जरी की किताबें पढ़नी पड़ेगी, बहुत तरह की सर्जरी करनी पड़ेगी, तब आपका हाथ जाके सधता है, तब आपका इलाके में नाम होता है। लेकिन यहाँ तो पत्रकारिता नहीं करने के लिए पत्रकार कहे जा रहे हैं और उन्हें सम्मान भी मिल रहा है। तो इस समाज में एक खूबी है, मैंने देखा है इस समाज को बहुत गहराई से, कि दलालों को भी महफिल मिलती है। बिल्कुल। हाँ, और दलालों में भी उसको जस्टिफाई करने के लिए कई सारे बेईमान और दलालों को कहा जाता है कि ये ईमानदार है, ये जो कहता है वो कर देता है, जो पैसा लेता है वो कर देता है। तो लोगों ने ईमानदारी की परिभाषा जो है बेईमानी के भीतर खोज ली है। तो मैंने देश के ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, नाम आपका भी है उसमें है। सच बता रहा हूं मैं, सबसे ईमानदार सच्चे पत्रकार आप हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं। क्या आप इतने अच्छे ईमानदार पत्रकार हैं? आप देश के सबसे ईमानदार पत्रकारों में आते हैं और देश के उन पत्रकारों में गिनती होती है जो ईमानदार पत्रकार हैं। हालांकि ज्यादा ईमानदार बोलूंगा तो हो सकता है आपको भी नाराजगी हो जाए। कोई नहीं बोलिए ना। ये और लोग होंगे जो इसको बर्दाश्त कर लेंगे, ये और लोग होंगे, लेकिन मैं इसको स्वीकारने को तैयार नहीं हूँ। अच्छा, मैंने वो शब्द वापस ले लिए। मतलब ईमानदारी से बेईमानी करने वाले पत्रकार। हाँ, ईमानदारी से बेईमानी करने वाले पत्रकार। न्यू फोरम। हाँ, तो उनके साथ भी एक भीड़ खड़ी कर दी गई है, जो पॉलिटिकल वर्कर की भीड़ होती है। तो उन्हें लगता है कि क्या है, अगर हम कोई गलत काम ही कर रहे हैं तो हमारे साथ भी लोग हैं, लोग कहीं भी जुड़ जाते हैं। क्योंकि जैसे मेरे लिए मोदी जी हैं वैसे ही मेरे लिए अर्नब जी हैं। इस देश के एकमात्र नेता मोदी जी हैं, वैसे ही मेरे लिए एकमात्र पत्रकार अर्नब जी हैं। मैं क्या करूं, आज सारे मेरे दर्शक जितने हैं वो तो नरेंद्र मोदी के साथ हैं। अगर आप ईमानदारी के रास्ते चलेंगे तो लोग आपको बोलेंगे कि आपका ही दिमाग खराब हो चुका है, आप संतुलित नहीं हैं, आप बड़े भावुक हो गए हैं, दिमाग खराब हो गया है आपका, 100 तरह की बातें आप बोलें। और जैसे ही दलाली के रास्ते पे चलें तो लोग कहेगा लड़का बड़ा प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है, प्रैग्मेटिक है। हाँ, तो वो लोग बहुत प्रैक्टिकल कहे जाएंगे आज के समाज में। तो मैं जानता हूँ कि समाज में ऐसे लोगों की बड़ी इज्जत है, पर कोई बात नहीं, हर राजा हरिश्चंद्र तो नहीं कहलाता ना। नहीं, वो बात सही है। लेकिन युवाओं में है, आदर्श है। मैं देखता हूँ, चाहे वो वकालत पढ़ने वाले हों, चाहे मेडिकल पढ़ने वाले हों या पत्रकारिता पढ़ने वाले हों, उनमें एक आदर्श का बोध तो है। उन्हें लगता है कि भगत सिंह जिंदा हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, गांधी भी जिंदा हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने समाज को आदर्श के मकाम पे प्रेरणा दी है और स्थापित किया है। वो लोग युवाओं के भीतर तरह तरह से जिंदा हैं कुणाल, ऐसी बात नहीं। थोड़ा बेईमानों का टाइम अच्छा चल रहा है, बहुत ज्यादा टाइम अच्छा चल रहा है, कोई बात नहीं। मतलब जो 2010 से 14 की डेमोक्रेसी थी पत्रकारिता में,
वो तो मैं लिख के देता हूँ, जब कोई भी पावर में आ जाए वो वाली पत्रकारिता हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही बात कही, लिख के देता हूँ सर। इतनी बड़ी संख्या में ह्यूमन रिसोर्स को आप हटा नहीं सकते हैं पत्रकारिता से, है ना। वो फिर बहुत मुश्किल है उन सबको हटाना, और वो काफ़ी उनकी जड़ें अब गहरी हो चुकी हैं। तो गोदी मीडिया का जो स्वर्ण युग चल रहा है वो अभी चलेगा, लंबा चलेगा। कि मोदी के 8 साल सनातन संस्कृति का ये पुनर्जागरण का काल है क्या? मैं मानता हूं कि मोदी के 8 साल सनातन का स्वर्ण काल। मोदी के 8 साल सनातन का स्वर्ण काल और सनातन का सूर्योदय, विपक्ष में भय। तो ये जो गोदी मीडिया है ये हमारे डेमोक्रेसी का हत्यारा है, उससे कम कुछ भी नहीं है। हर तरह के काम करने वाले किसान, मजदूर, हर तरह के काम करने वाले लोगों में लोकतांत्रिकता का बोध तो है। वो जानते हैं कि लोकतंत्र क्या चीज होती है और इसको हासिल करने के लिए क्या किया गया है। उस सेंसिबिलिटी को ये गोदी मीडिया खत्म कर रहा है और बता रहा है कि ऐसा करना सही है, क्योंकि एक नेता के लिए जरूरी है कि वर्ल्ड कप आप मोदी जी के लिए जीत रहे थे, मोदी जी के कारण आप वर्ल्ड कप जीत रहे थे। हाँ। तो इस तरह का और 6 घंटे युद्ध रुकवा दिया। हाँ, कि जैसे वो प्रोपेगेंडा है कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और इस तरह की बातें करना भी जो उनका अनुवाद था कि एक तरह से ये बेवकूफ़ी जैसी बात है, हमारे सर के ऊपर से गुजर जाती है, कुछ ऐसा उन्होंने अपने अंग्रेजी में कहा। लेकिन इसके बाद भी ये बातें दोहराई जाती हैं, और इसके बाद भी इस बात को कोई गोदी मीडिया वाला नहीं बताता है कि हमारे गृह मंत्री बार बार क्यों गलत बोल रहे हैं, सरकार के मंत्री क्यों गलत बोल रहे हैं कि युद्ध रुकवा दी गई। तो ये एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ जो शायद आप तक नहीं पहुंची होगी, और ये किसी भी भारतीय के लिए एक गर्व की बात है। भारत के कहने पर इस युद्ध को बीच में रोक दिया गया था। मोदी जी ने दोनों राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष को फोन किया और दोनों देशों के तोप के गोले बंद हो गए। इससे ज्यादा प्रभाव आज विश्व में किसी भी नेता का नहीं है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है ना। अगर आप युद्ध रुकवा सकते हैं तो थोड़ा कानून भी बदल दीजिए। जो यूक्रेन से हमारे बच्चे लाए गए थे उनकी पढ़ाई का कोई व्यवस्था कर देते आप। वो तो फिर उसी युद्ध में गए हैं पढ़ने के लिए, रिस्क लेकर गए, तो उनके लिए तो कुछ हुआ नहीं ना। तो इस तरह से ये प्रोपेगेंडा है। कई तरह के प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं रिलीजन के नाम पे, इसके नाम पे, और जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो उनकी लोकप्रियता के नाम पे किए जा रहे हैं। भाई चुनाव वो जीते हैं, आप नहीं जीते हैं, आप नहीं चुनाव लड़ रहे थे, जिताया है ना। तो अब उन्हें लगता है कि उन्होंने जिताया है, लेकिन वो इस तरह से बिहेव करने लगते हैं, तो वो प्रोपेगेंडा है। ये चुनाव आपको ये बताते हैं कि जिन लोगों ने कोविड को लेकर भारत सरकार की नीतियों को हर बार कमजोर और दिशाहीन बताया, कोविड के बाद आर्थिक मंदी और फिर बेरोजगारी को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया, और जिन लोगों ने उसके बाद किसान आंदोलन के नाम पर देश को भड़काने की कोशिश की, ये नतीजे ऐसे लोगों के चेहरे पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। और ये जो बेरोजगारी और आर्थिक मंदी के मुद्दे हैं ये भी नकली निकले। इन नतीजों ने इस नकली माहौल की पूरी हवा निकाल दी है। कई लोग मुझसे पूछता है कि हम इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं एक ऐसी चीज बताना चाहता हूं कि जिसमें आपके कपड़े भी गंदे ना हो, आपको घर से बाहर नहीं जाना हो। जो वो न्यूज चैनल गोदी मीडिया का देखते हो उसका कनेक्शन कटवा दो। इससे आसान कोई काम बता दीजिए जो देश के लिए किया जा सकता है, कि ये हर आदमी के स्वाभिमान की बात होनी चाहिए कि वो गोदी मीडिया नहीं देखेगा। खत्म। अब वो वोट किसी को भी दे दे, है ना, वो वोट किसी को भी दे दे। अगर उसे लगता है कि कोई विकल्प नहीं है उसी को देना चाहिए, उसी को दे दे। लेकिन अगर वो उस गोदी मीडिया को ना देखे, वो 300 रुपया उसको ना दे, 30 रुपया उसको ना दे, करेक्ट, वो समाज में, देश में जहर फैलाने के लिए, झूठ फैलाने के लिए, प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए आप क्यों पैसे दे रहे हो भाई? वो पैसे आप मुझे दे दो, मैं सुबह सुबह बढ़िया नाश्ता करते हुए एक फोटो लगा दूंगा कि आपके 150 रुपए में कोई ऐसा जीवन जी सकता है, तो आपको अच्छा भी लगेगा कि चलो हमने इनको नाश्ता स्पॉन्सर कर दिया है आज का। अब दोपहर में सत्तू भी कर देते हैं क्योंकि अब तो नौकरी से निकाल दिए गए हैं, कोई अखबार वाला तो इनको छापेगा नहीं। करेक्ट। तो हम आपको एक अच्छी तस्वीर आपको भेज देंगे कि ये रहा, आपने जो पैसा 150 रुपया वहाँ नहीं दिया, आपने यहाँ दिया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये देश की जनता ये कैसे स्वीकार कर रही है कि गोदी मीडिया उसे एक खास तरह की सूचनाओं का गुलाम बना ले? क्या उसके भीतर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है? मैं चाहता हूं जनता बार बार और दर्शक बार बार इस पर सोचें, और जब उनको जवाब मिल जाए तो वो उसको सब्सक्राइब करना बंद कर दें।
जो देश गोदी मीडिया से नहीं लड़ सकेगा वो क्या ही लड़ेगा अपनी गरीबी से, ट्रैफिक जाम की समस्याओं से और जर्जर होते सरकारी अस्पतालों की समस्याओं से। भले आप मुझे ना देखें, लेकिन टेलीविज़न पर न्यूज़ के नाम पर जो गंदा नाला बहकर आपके घरों में आ रहा है उसे देखना बंद करना ही होगा। तो अब धीरे धीरे जो अखबारों में पहले रिपोर्ट होती थी, डिटेल रिपोर्ट होती थी, जो टेलीविज़न को सप्लीमेंट करने का काम करती थी, अब अखबारों में भी उस तरह की खबरें गायब हैं। तो खबरों का एक रेगिस्तान बन गया है। दुखद है ऐसे, फिर लोग कहाँ जाएंगे? मतलब लोगों की आवाज़ तो सरकार के लिए ज़रूरी है, उन राजनीतिक दलों के लिए भी ज़रूरी हैं जो सरकार में हैं, उन्हें भी एक स्वतंत्र रूप से फीडबैक तो मिलना चाहिए। अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो बहुत ही डरावनी बात है ये। एक डरा हुआ पत्रकार मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। पब्लिक कैसे रहेगी बिना किसी आवाज़ के? क्या इस देश की जनता ने मतलब इतना अभ्यास कर लिया है कि बिना बोले वो रह सकती है? अब कर लिया होगा, कुछ चुनावी नतीजों में ऐसा दिखता होगा, पर मुझे लगता है कि अभी भी मैं उम्मीद रखना चाहूँगा कि जो लोग अच्छा नहीं गाते हैं वो बाथरूम में गाते हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं बोल रहे होते हैं, अपने किचन में बोल रहे होते हैं, गाड़ी में अपने चालक के साथ बोल रहे होते हैं, किसी दोस्त के साथ निजी बातचीत में बोल रहे होते हैं। ओके, सो दिस इज जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड यहाँ पे एटलीस्ट हिंदू मुसलमान मत करना। यू आर द वर्स्ट मीडिया चैनल। बाद में बात करेंगे, या इस बारे में बात नहीं हो रही, आप बताइए। तो लोग इस तरह से बात करेंगे। बात करना आदमी बंद नहीं कर सकता है, कर देगा ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये मेरी कल्पना से बाहर की चीज़ है। हो जाएगा तो दुख तो होगा ही, लेकिन क्या कर सकते हैं। थोड़ी कंफ्यूजन भी है लोगों में जब हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस खत्म हो रहे हैं, जैसे जो इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट रहने चाहिए, जैसे वो ईडी हो गया, IRS हो गया, पुलिस हो गया, जुडिशरी हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया। आपको क्यों लगता है कि ये इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंट नहीं है, और इन इंस्टीट्यूशंस का इंडिपेंडेंट नहीं होने का एक आम आदमी को क्यों खतरा महसूस करना चाहिए उन्हें? इस देश में कुणाल, सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर हमारे कहने से या आपके कहने से किसी को एतराज़ है तो हम इसी पर आ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इन संस्थाओं को लेकर कैसी कैसी आवाज़ें आई हैं। कोर्ट से ही आवाज़ आती है कि हमें ऐसा चुनाव आयुक्त चाहिए जो प्रधानमंत्री तक के जांच करने से भी ना घबराए। और 2019 में क्या हुआ था, मोहम्मद मोहसिन नाम के एक इलेक्शन ऑब्जर्वर ने प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर चेक कर दिया, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और हटा दिया गया चुनाव के ड्यूटी से। फिर वो कैट गए, फिर कैट से वो उनके सस्पेंशन को गलत बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ही पूछ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 24 घंटे के अंदर एक चुनाव आयुक्त को आप नियुक्त कर देते हैं और हमें यसमैन नहीं चाहिए। इसका मतलब तब तो लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए ना कि अगर आयोग ही ठीक नहीं है, सिर्फ वो मशीन को लेकर लोग सवाल उठा देते हैं, उसका मजाक उड़ जाता है। लेकिन यहाँ तो बात मशीन से आगे की है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे हो रही है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पूछ रहे हैं। और जज साहिबान क्या कह रहे हैं कि जजों को जब बेल ऑर्डर देना होता है तो उन्हें परसेप्शन का बड़ा डर रहता है कि किस तरह की बातें कही जाएंगी। तो कानून पर चलने का डर क्यों है, किससे है? तो वो जो ट्रोल सेना बनाई गई है, वो जो गोदी मीडिया के जरिए वो जो एक नैरेटिव आर्मी बनाई गई है गांव-गांव में, उससे सबको डर लगने लगा है। जब बेल देने में डर लग रहा है, जो कि एक राइट है, अधिकार है बेल मिलना, उसमें अगर जज को डर लग रहा है और ये आवाज भीतर से आ रही है, कोर्ट के भीतर से आ रही है, तब लोगों को सुनना चाहिए। एक्टिविस्ट हो, विरोध प्रदर्शन करोगे, यूएपीए ठोक देंगे। पत्रकार हो, नापसंद स्टोरी करोगे, राजद्रोह का केस लगा देंगे। डॉक्टर हो, अस्पताल की लापरवाही बताओगे, एनएसए लगा देंगे। फिर टॉर्चर, जेल, अदालत, तारीख पर तारीख, फिर जाकर मिलता है आधा इंसाफ। मतलब बेल या सालों बाद बरी, लेकिन तब तक इंसाफ पाने की प्रक्रिया ही सजा बन जाती है। यानी प्रोसेस इज द पनिशमेंट। कफील खान ने क्या किया था, उन पर फर्जी तरीके से, इल्लीगल तरीके से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया था कफील खान पे। आप उमर खालिद कितने दिनों से जेल में बंद हैं, नताशा नरवाल से लेके इन लोगों को कितने दिनों तक जेल में बंद रखा गया। आनंद तेलतुंबडे, जिनको वो तो डॉक्टर अंबेडकर के रिश्तेदार माने जाते हैं, जिनका नाम लेके तो कितने राजनीतिक दल घबरा जाते हैं,
लेकिन उन तक को कई महीनों तक जेल में रखना पड़ा। अंत में बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा कि ऐसा कुछ दिखता नहीं कि जिससे वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, जिससे उन्हें यूएपीए की तहत सजा दी जानी चाहिए और जेल में बंद कर देना चाहिए। स्टैन स्वामी के बारे में क्या केस आया? आर्सेनल ने कई बार ये रिपोर्ट छपी है कि उनके कंप्यूटर में, उनके इलेक्ट्रॉनिक्स में जो गलत तरीके के डॉक्यूमेंट प्लांट कर दिए गए। ये बहुत आसान है, आपके मोबाइल में जब आप व्हाट्सएप कॉल सुन लिए जा रहे हैं, उसका डर है, आप सिग्नल पर आ रहे हैं, फोन छोड़ के बेसमेंट में जा रहे हैं, तो इससे भी तो डरिए कि कोई आपके लैपटॉप में अगर कोई झूठा दस्तावेज घुसा दे और आपको आतंक से जुड़े मामले में हमेशा के लिए जेल में बंद कर दे, आप कहां जाकर लड़ेंगे? तो जब इस देश की पुलिस को क्या आप इतनी छूट देना चाहते हैं? क्या इस देश की जांच एजेंसियों को आप इतनी छूट देना चाहते हैं? तब तो बहुत चिंता की बात है। अगर लोगों को यह बताना पड़े, मुझे लगता है कि यह बात बार बार बताने की जरूरत है कि हो क्या रहा है। 15 दिसंबर की शाम का वीडियो है, जिस रात पुलिस और सीआरपीएफ के जवान ने कैंपस के भीतर लाठी चलाई थी। जब यह वीडियो सामने आया तो तुरंत ही छात्रों को कुछ लोग दंगाई लिखने लगे ट्विटर पर, इन्हें ही अपराधी बताने लगे। इस वीडियो में आपने पुलिस को लाइब्रेरी के भीतर लाठी चलाते हुए देखा, लेकिन तब दिल्ली पुलिस ने क्यों कहा कि पुलिस लाइब्रेरी के भीतर नहीं गई थी? कोई भी पुलिस का जवान लाइब्रेरी के भीतर नहीं गया था, ना ही तोड़फोड़ की। कितने ही लोग दिशा रवि, टूल किट, पता नहीं क्या क्या इंटरनेशनल षड्यंत्र चल रहा है, वो कई दिनों तक जेल में रहती है, बाहर आ जाती है। बेंगलुरु की वो लड़की, मैं नाम भूल रहा हूं, जो कई दिनों तक जेल में रहती है, उसे देशद्रोही बताकर अंत में उसके खिलाफ कोई चार्जशीट दायर नहीं होती है। तो ये जब बिना किसी आधार के लोगों को जेल में डाला जाए और गोदी मीडिया के जरिए उसे आतंकवादी की तरह पेश कर दिया जाए, लोगों में यकीन दिला दिया जाए कि ये लोग बुरे हैं, सजा तय होने से पहले, उसका ऐलान होने से पहले अगर उन्हें आप अपराधी बता दें, तो इससे हर किसी को डरना चाहिए। क्योंकि ये मामला उमर खालिद कन्हैया का नहीं है, दिशा रवि का नहीं है, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे का नहीं है। ये एक दिन ये इसलिए किया जा रहा है कि 4 लोगों को वो सजा इसलिए दी जा रही है कि उसके नाम पे बाकी लोग भी बोलने से डर जाएं। असंतोष को दबाने की चिंता में और इस डर से कि मामला हाथ से निकल सकता है, सरकार ने संवैधानिक रूप से मिले विरोध के अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच अंतर की रेखा को धुंधला कर दिया। ऐसा करने दिया जाता है तो इससे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद से ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकारें यूएपीए जैसे कड़े कानून का इस्तेमाल सिर्फ विरोध को दबाने के लिए कर रही हैं? तो बाकियों को डराना है, इसलिए ये कुछ लोगों पर यह जुल्म हो रहा है। तो इसलिए लोगों को समझना चाहिए कि इस देश में कुछ भी हो, गलत तरीके से फंसाने की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अगर फर्जी मामले में अगर फंसाए जाने की संख्या अमेरिका में बढ़ जाए तो हमारे एनआरआईज जो इतने सफल हुए हैं, क्या वो सफल हो पाते? वो वहां मुकदमा लड़ रहे होते, वहां वो पुलिस को रिश्वत दे रहे होते, लेकिन वो तो खुद ही बताते हैं कि नहीं जी, यहां तो हमने कभी किसी को रिश्वत नहीं दी। तो जब आपको इस तरह का माहौल मिला तो आपने कितना अच्छा प्रदर्शन किया, इंडस्ट्री बनाए, एक दूसरे देश में नाम कमाया। तो ऐसी ही चीज भारत में क्यों होनी चाहिए? जब पहले नहीं थी तो नहीं थी, आज क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारे देश में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का तो कानून है, जिसमें जेल की सजा तक का भी प्रावधान है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर जैसा कोई कानून नहीं है। सऊदी अरब में किंग को अपशब्द कहना आतंकवादी अपराध के दायरे में आता है, यानी सीधे सीधे फांसी भी हो सकती है। दूसरी एक बात है कि जो फर्स्ट ऑपोजिशन पार्टी टू बीजेपी, कांग्रेस, जो अब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जहां ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, वहां चल रहा है योगी इन 2029 व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे काफ़ी जगहों पे। तो ये दो चीज़ों पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कांग्रेस अपनी जो भी कमज़ोरियां बताई गई हैं पिछले 8-9 वर्षों में, उससे वो ठीक से नहीं लड़ पाई है और उसका विकल्प नहीं दे पाई है। और लेकिन ये जो पदयात्रा है, मैं इसको किसी भी मायने में इसको कम नहीं देखता और इसको ख़राब नहीं मानता, इसको बेअसर नहीं मानता। एक नेता को इस प्रक्रिया से गुजरना चाहिए और हर नेता को सड़क पर आकर चलना चाहिए। और उस तरह से जब आप सड़क पर चलते हैं, जनता के बीच से जब गुजरते हैं,
तो कुछ ना कुछ आप राजनीति की अच्छी चीज़ें हासिल करते हैं। और अपोजिशन अगर शक्ति प्राप्त करे तो ये अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ भी बहुत असंतुलन हो गया है। धर्म की पिच पर हाथ आजमा रहे राहुल गांधी ने बीजेपी की तरफ सियासी फुलटॉस गेंद फेंक दी है। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, मुसलमान जोड़ो यात्रा है। हाँ, ये एक बात अलग है कि उसका कवरेज वैसा नहीं है जैसा अगर बाकी जैसे विपक्ष के आंदोलनों का हुआ करता था, जिस सम्मान से लोग एक डेमोक्रेसी के प्रोसेस के रूप में देखा करते थे, वैसा नहीं हुआ है। लेकिन ये कई जो काम एक ऑपोजिशन को किए जाने चाहिए थे, उनमें से ये एक ठीक काम है। तो और ये कोई आसान काम नहीं है ना, पूरा देश आप पैदल चल रहे हैं, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी चल रहे हैं, तो इसमें आप ढोंग नहीं कर सकते हैं, नाटक नहीं कर सकते हैं। यूं तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रोज सुबह और शाम लंबी लंबी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन मैं तो कहूंगी कि पहले दिन से कंफ्यूजन। पब्लिक का सवाल सीधा उठकर आता है कि मोदी का दुनिया जोड़ो प्लान है, क्या राहुल भारत जोड़ो में ही परेशान हो गए हैं? कमाल है राहुल भैया जी। अगर विपक्ष ना रहे, जनता अगर ये समझ जाएगी तो जनता रोबोट हो जाएगी, क्योंकि बिना विपक्ष के जनता नहीं हो सकती है। हाँ। अगर लोकतंत्र में जनता विपक्ष का कपड़ा पहनना बंद कर दे तो फिर एक तरह से वो वस्त्र विहीन हो जाती है। मैं नंगा शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। हाँ। दिख रहा है वो तो, मतलब इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है जब 2023 में योगी इन 2029 वाले काम होंगे तो वो उनके पास बहुत संगठन है, लोग हैं, संसाधन हैं, तो वो अपने काम में लगे हुए हैं। उनके हर किसी के पास अपना अपना टारगेट है। योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा आदमी, बाबा बाबा बाबा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। मैं धन्यवाद दूंगा पहले न्यूज 18 को कि उन्होंने आज इस बात की घोषणा की है कि योगी का भगवा अपना जलवा कायम रखेगा, कि जीतेंगे तो योगी ही। बट सर, अभी आप एक अपने जीवन के अलग चरण में घुस रहे हैं। आप कितने साल आपने एनडीटीवी में निकाले? 27 साल एनडीटीवी में थे आप। हाँ। तो अब 27 साल तो आप थे एनडीटीवी में, अब आगे जॉब ऑफर तो बहुत आए होंगे, पर नहीं, एक भी नहीं आया। क्या बात कर रहे हो? एक भी नहीं आया। कौन रखेगा? जो अखबार, हिंदी के बड़े बड़े अखबार हैं, वो मेरा कॉलम नहीं छाप सकते हैं, तो जॉब ऑफर क्या देंगे? एक जॉब ऑफर। पर आप सोचिए, इतना बड़ा देश है, 27 साल के एक्सपीरियंस, और उसका एक हिंदी का पत्रकार है जिससे चर्चित भाषा, एक बड़ी भाषा है, उस भाषा का अपना एक वजूद है। उसके बड़े अखबार उसका कॉलम नहीं छापने की हिम्मत रखते हैं। ऐसा नहीं था कि उस व्यक्ति का कॉलम नहीं छपता था, काफी छपता था मेरा कॉलम 2014 से पहले। नहीं, हाँ। मैं बहुत परेशान रहता था कि मुझसे इतना क्यों लिखवाते हैं। नहीं, हम थोड़ा पॉजिटिव रहेंगे कि हम ये नहीं बोलेंगे कि जॉब ऑफर आया नहीं, हम बोलेंगे हमें जॉब करना नहीं है। हाँ, हम कह सकते हैं कि हमें जॉब नहीं करना है, क्योंकि इतने सारे देश में युवा बेरोजगार हैं। हम थे वो थे और समा रंगीन, समझ गए ना, जाना था जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना। आगे का क्या प्लान है और किस दिशा में जाना चाहेंगे आप? मुझे आगे का तो बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यही लोग खड़े नजर आ रहे हैं। करेक्ट। इनके नोटों के बंडल नजर आ रहे हैं कि हाँ। ये हर चीज खरीद लेंगे, हर जगह से मुझे नहीं पहुंचने देंगे। हाँ। फिलहाल तो मैं ये काम करते करते बहुत तरह की बेचैनियां शरीर में घुस गई थी। हाँ। नींद आती नहीं थी कुणाल, और कभी अच्छी नींद मुझे मिली नहीं। मैं 3-3 बजे आपको व्हाट्सएप पे ऑनलाइन देखता था। हाँ, तो नेक्स्ट दिन आपको मैसेज, क्या चल रहा है गुरु, कि सो नहीं रहे हैं आप। हाँ, क्या कर रहे हो? तो वो एक बेचैनी थी। 35 मिनट का प्रोग्राम करना रोज, इतना इंटेंसिव रिसर्च के साथ। मैं कई एंकरों से कहता हूँ कि कई बार उस प्रोग्राम को केवल ट्रांसक्राइब करना, जितना कहा गया है उतना एक सांस में लिख के देखना, तो पता चल जाएगा कि बंदे ने क्या डाला है उसमें। बाकी छोड़ देना, जो कहा गया है, जो एक एक टेक्स्ट है, जो बोला है, वो सब मैंने कई बार कई ड्राफ्ट में लिखा है। 6000-7000 शब्द लिखना, उंगलियों में दर्द हो जाते थे, मतलब इसमें कमर में दर्द, पीठ में दर्द, लेकिन तब भी उसको लिखता चला जाता था।
बस आपका दर्द अभी रिलीफ कर दिया ना। अभी नो बहुत पैसा खर्च हुआ लेकिन नो पेन। तो नहीं, पेन तो है कि इतना बड़ा देश है, अगर हम बोल ही रहे थे तो हमसे क्या दिक्कत थी। और हमारे जैसे पत्रकार को बोलते रहने के लिए तो ज़्यादा पूंजी देने की ज़रूरत थी, ज़्यादा रिसोर्स लगाने की ज़रूरत थी कि भाई तुम बोलते रहो ताकि कोई शर्मिंदा ना हो इस देश में कि लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। आगे का तो वैसा कुछ दिखाई साफ साफ नहीं देता है। कई तरह के लोगों ने बहुत इस साल नौकरी छोड़ने के बाद बहुत तरह के सुझाव दिए। कई लोग कहते हैं कि आप प्रोफेसर बन जाइए, कई लोग कहते हैं आप मेंटर बन जाइए, कई लोग कहते हैं आप सिनेमा का स्क्रिप्ट लिख दीजिए। पर कोई ये नहीं कहता कि आइए आप हमारा न्यूज़ चैनल नौकरी कर लीजिए। कोई ये नहीं कहता हमारे अखबार में अगले मंडे से आप कॉलम शुरू कर लीजिए। ये वाली बात कोई नहीं कहता। पत्रकारिता छोड़ के बाकी सब कुछ करिए आप। हाँ, बाकी सब कुछ कीजिए। तो अब मुझे जीना है, मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। मैं क्या करूँगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जब आप एक इंस्टीट्यूशन से बंधे होते हैं तो इस प्रोफेशन की सारी मर्यादाओं से बंधे होते हैं। तो ना तो अब मेरे पास वो प्रोफेशन है ना वो इंस्टीट्यूशन है। तो अब मैं आज़ाद हूँ। अपने आप को केवल एक पत्रकार के रूप में कब तक देखूँगा मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं हंसना चाहता हूँ, ख़ुद के लिए भी हंसना चाहता हूँ। दोपहर का लंच दोस्तों के साथ करना चाहता हूँ। इन दिनों धूप का बहुत आनंद ले रहा हूँ और आसान तो नहीं है, लेकिन आसान काम हमने किया ही कब था। तो मुश्किल ना हो तो फिर मुझे वो काम नज़र नहीं आता है। तो देखेंगे, अगर सेठ ने जनता को चवन्नी समझा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता अपनी जेब से चवन्नियाँ निकालेगी और सेठ के सामने एक पहाड़ बना देगी और उस पहाड़ पे मेरे लिए मेज़, एक माइक, एक कुर्सी रखने की जगह दे देगी जनता। अगर जनता नहीं देगी तो उसका नमस्कार, क्या कर सकते हैं। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता ज़रा। थैंक यू सर, आप यहाँ आए, आपने बात की। 1 घंटा कोई यही देख ले गोदी मीडिया के चक्कर में तो ठीक है, उतना जितना हमारे से हो जाए उतना कर लेंगे। हाँ, लेकिन हाँ, लोग देख ले तो अच्छी बात है। बढ़िया। मुझे उम्मीद है कि लोग देखेंगे भी और लोग ये भी देखेंगे कि एक कॉमेडियन कितना सीरियस हो सकता है। मामला ही लोकतंत्र का है कि जैसे ही आप उसमें एंटर करते हैं तो हंसी वाली चीज़ें गायब हो जाती हैं। वरना तो आप हंसाने की दुनिया के माहिर हैं। और जब आप इस लड़ाई में कूदे तो आपकी भी हंसी तो कुछ चली गई ना। सर कूदे का घसीट लिए गए। जो भी है, पर आप पीछे नहीं हटे। बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत सारे शो कैंसिल हुए, नहीं तो आपका बहुत बड़ा कारोबार हो सकता था। पर कोई बात नहीं, वो अपनी जीत के लिए हम जैसे लोगों को हटा कर हारे हुए की फौज साबित करना चाहता है। हाँ, बट आवर सक्सेस विल बी अ गुड। हाँ, हमको हम भी जिद्दी लोग हैं। हम खुश और सक्सेसफुल हुए ना, हाँ, तो लोग और स्टैंड ले सकेंगे। हाँ। अगर हम बैठ गए कि हमारे साथ ये हुआ फिर वो हुआ, फिर तो रोना नहीं है उसमें। जो हुआ सो हुआ, जो हो गया सो हो गया। वो आपके साथ भी होने वाला है। हाँ, तो मजा लीजिए। अभी हमारे साथ हुआ है, आपकी बारी आ रही है। तो हम अपना अनुभव इसलिए बता रहे थे कि आप कैसे डील करेंगे। हमारे लिए इतना भी आसान नहीं था, तो हम कुछ टिप्स दे रहे थे इस बातचीत में। चलिए, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू एवरीबody for being here and recording this. End clap. Thank you Ravish sir for coming on. Thank you. All cameras off, sound off. Hey, shut up ya Kunal. Shut up ya Kunal. Hey Kunal, chupna. Shut up ya Kunal. Hey, shut up ya Kunal. Ya Kunal. जब तक ज़बान है, ज़बान को तो एक ही प्लेटफॉर्म चाहिए, वो शरीर, और उसे एक ही माइक चाहिए, जिगर का। तो जब तक आपके शरीर में जिगर का माइक है, तब तक आपकी ज़बान जो है वो बोलती रहेगी। यहाँ लॉजिक के बदले में सोचो मिलता है, वो खोले जो उसको ऑरेंज लड्डू मिलता है। ये देश नहीं जुमलों की रेस है, इसमें सच नहीं किया क्या मोफ्लाट फेस है। देखो मैंने अब सवाल करने छोड़ दिए हैं, मैंने तेज भागने को नए जूते लिए हैं। मेरे सारे सपने धीरे धीरे मर रहे हैं। में हमारे जवान लड़ रहे हैं।